आप देख रहे हैं अनहोनी। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। सोनू आज अपने ननिहाल जा रहा था। गर्मियों की छुट्टियों के आखिरी दिन थे। यहीं कोई मई जून का वक्त रहा होगा। सोनू ननिहाल पहुंचा और सामने नाना जी को देखकर इतना खुश हो गया कि दौड़कर सीधे उनके गले लग गया। नाना जी भी बहुत खुश थे। आखिर उनकी बेटी का इकलौता बेटा जो आया था। सोनू की उम्र यहीं कोई 8 से 9 साल की रही होगी। उस वक्त वो बहुत खुश था अपने ननिहाल जाकर। सोनू के 2 मामा थे। बड़े मामा विनोद, उनकी शादी हो गई थी और वो अपने परिवार समेत शहर में रह रहे थे। और दूसरे छोटे मामा जो अभी अपने कॉलेज की पढ़ाई पूरी कर रहे थे। सोनू अपने छोटे मामा विमल का भी बहुत ही लाडला भांजा था। दोनों मामा भांजे की जमती भी बहुत थी। दोनों साथ साथ नदी की तरफ घूमते, कभी साइकिल पर बैठकर बहुत दूर तक बाजार हाट करके लाते। गांव में जब आंधियां चलती तो साथ साथ पेड़ों से गिरे हुए आमों को चुनते, जामुन तोड़ने के लिए पेड़ों पर चढ़ते हैं और जामुन खाते हैं। पत्थर मारकर बेरी को तोड़ना और अमरूद तोड़कर भी खाते हैं। इसके बाद जब भी वक्त मिलता तो गाय के बछड़े के साथ बहुत सारी मस्ती करते हैं। एक दिन नाना जी ने कहा, सुनो, हमेशा मामा के साथ ही घूमते रहोगे? चलो जरा मुझे बगल के गांव जाना है, आओगे मेरे साथ? सोनू झट से तैयार हो गया। क्यों नहीं नाना जी, घूमने के लिए तो मैं हमेशा तैयार रहता हूँ, पर हम वहाँ जाकर करेंगे क्या? सब्जी पूरी दाल चावल खाएंगे और बहुत सारी खीर पिएंगे। किसकी शादी में जाना है नाना जी? अरे नहीं बचवा, शादी में नहीं, 13वीं में जाना है। कहो आओगे? मेरे एक मित्र थे जो गुजर गए, बहुत करीबी थे, तो जाना तो बनता है। तुम भी चलो? जी नाना जी, मैं भी चलूँगा, सोनू ने बड़ी मासूमियत के साथ कहा। सोनू और नाना जी बगल के गांव में 13वीं में शामिल हुए और 13वीं के भोजन का लुत्फ उठाया। जब वो वापस आने लगे तो काफ़ी रात हो चुकी थी। रास्ते से लौटते वक्त एक बहुत बड़ा आम का पेड़ था, जैसे कोई 10-12 मंजिला इमारत हो, इतना बड़ा। पर उस आम के पेड़ पर बहुत ही कम पत्तियां दिखाई दे रही थी। सोनू ने आम के पेड़ को देखते हुए कहा, नाना जी, इस पेड़ को यहाँ कोई पानी नहीं देता होगा ना? तभी देखो इसकी सारी पत्तियां झड़ रही है और इसके पास से कितनी गंदी बदबू आ रही है। ऐसा क्यों हो रहा है? नाना जी ने सोनू को समझाते हुए कहा, अरे बचवा, ऐसी कोई बात नहीं है। ये पेड़ बहुत ही लहला रहा था जब मैं छोटा था। इसके बहुत सारे आम खाए मैंने, पर धीरे धीरे इस पर गिद्ध आकर बैठने लगे और जिस पेड़ पर गिद्ध आकर बैठने लगे वो पेड़ फलना फूलना बंद कर देता है। और ये जो तुम बदबू महसूस कर रहे हो ना, ये मरे हुए मवेशियों की है। आज ही श्रीकंतवा की भैंसियाँ मरी है ना, तो उसको लाकर यहीं पर डाल दिया था। ये गिद्ध उसको खा जाते हैं। इस तरह से इनका पेट भी भर जाता है और गंदगी भी नहीं होती। पर नाना जी, मैंने तो कभी गिद्ध को देखा ही नहीं है। आप कह रहे हैं कि वो बहुत बड़े पक्षी होते हैं, मुझे गिद्धों को देखना है। ठीक है, कल सवेरे सवेरे चले आएंगे। तो इस तरफ तुम भी देख लेना, वो बहुत बड़े होते हैं, जैसे कोई इंसान पैर को पकड़कर बैठा है ना, इतना बड़ा शरीर होता है उनका। दूसरे ही दिन सोनू नाना जी के साथ गिद्धों को देखने चला जाता है। गिद्धों को देखकर वो सचमुच में बहुत ही हैरान हो जाता है। इतना बड़ा पक्षी उसने पहले कभी नहीं देखा था। एक रात करीबन 2-3 बजे के दरमियान जब सोनू अपने नाना जी के साथ खुले आसमान के नीचे अपने बगीचे में सो रहा था तो अचानक बारिश होने लगती है। सबने अपनी अपनी पलंगों को बैठकर अंदर कर लिया। उसी वक्त सोनू ने अपने नाना जी से कहा,
नाना जी मुझे बाथरूम आया है, चलिए ना। तभी नाना जी ने कहा, 2 मिनट रुको, बरसात बस थम जाए तो चलते हैं। अचानक बारिश थमने लगी। नाना ने टॉर्च उठाई और सोनू को लेकर झाड़ियों की तरफ चले गए। वहां उन्हें कुछ आवाज़ सुनाई दी, जैसे कोई कुछ तोड़ रहा है या फिर कोई कुछ चबा रहा है। नाना जी ने टॉर्च इधर उधर घुमाया तो सोनू भी देख रहा था। वो दोनों ने देखा वहां एक काली सी औरत कुछ चबा कर खा रही थी। उसकी आंखें लाल थी, बाल बिखरे हुए थे और एक डरावनी आवाज के साथ वो कुछ तो खा रही थी। नाना जी को लगा कि शायद सोनू ने कुछ भी नहीं देखा। उन्होंने कहा, चलो यहाँ जल्दी से, यहाँ गिद्ध बैठा है। सोनू बहुत ही डर गया। सोनू ने नाना जी से कहा, नाना जी वो गिद्ध नहीं था, वो तो कुछ और था, वो एक औरत थी वहाँ पर। इस पर नाना जी ने कहा, अरे ऐसा कुछ नहीं है, तुमने पेड़ के ऊपर गिद्ध देखा था ना, वही आकर नीचे बैठा है, इसलिए तुम्हें ऐसा लग रहा है, चलो यहाँ से। डर के मारे सोनू अपने नाना जी से चिपक कर उनके पलंग पर आकर सो गया। शायद उसे ठीक से नींद नहीं आई, इसलिए सुबह देर से उठा। जब सुबह देर से उठा और बाहर आकर देखा तो काफ़ी भीड़ जमा थी उन झाड़ियों के पास। उसने वहां जाकर देखा तो नाना गांव वालों से कह रहे थे कि रात को यहाँ चुड़ैल आए थी और वो बिल्ली खा रहे थे। जब मैंने ध्यान दिया तो बिल्ली की मुंडी थोड़ी दूर पर गिरी हुई थी और नाना जी कह रहे थे पंडित जी को बुला कर लाया जाए, इस गांव को अभिमंत्रित किया जाए ताकि कोई बुरी आत्मा गांव के अंदर ना आ सके। शायद ये पहली बार हो रहा था, फिर हमेशा ही होता होगा। सोनू कुछ समझ नहीं पाया, पर एक बहुत बड़ा डर उसके मन में बैठ गया, क्योंकि इस वक्त नाना जी सच्चाई बयां कर रहे थे। नाना जी को लगा शायद सोनू अभी भी सोया हुआ है। साथ ही साथ उसे ये भी लगने लगा कि उस आम के पेड़ पर सारे गिद्ध शायद ऐसी ही चुड़ैलें हैं। शायद वो आम का पेड़ भूतों का पेड़ है। उसके बाद लगभग 23 साल तक सोनू कभी भी अपने ननिहाल नहीं गया। वो अपने नाना नानी मामा मामी से शहर आकर ही मिलता। तो दोस्तों, क्या आपने देखी है कभी स्याह काली रात में हल्की बारिश के साथ कोई लाल आंखों वाली चुड़ैल जो बिल्ली खाती हो? ये थी आज की कहानी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें। तो चलिए बढ़ते हैं आज की दूसरी कहानी की ओर। कहानी का मुख्य पात्र नील, जो कि अभी अभी नई नौकरी ज्वाइन किया था, बहुत ही कुशल पर नास्तिक किस्म का आदमी था। उसे ना भूतों में विश्वास था और ना ही भगवान में। बहुत मेहनती था, इसलिए कभी कभी रात की शिफ्ट भी कर लेता था। एक दिन बहुत देर हो चुकी थी, रात के लगभग 1 बज रहे थे। वो अपनी रात की शिफ्ट करके मुंबई से अपने पुणे के फ्लैट के लिए निकला। रात काफी हो गई थी। रात को काफी लोग भी अपनी शिफ्ट करते थे, तो नील भी अपनी बाइक लेकर उनके साथ हाईवे की ओर चल पड़ा। क्योंकि हाईवे ऑफिस से दूर नहीं था, तो सभी जल्दी हाईवे पर पहुंच गए। वहां से सब अलग अलग जाने लगे। नील भी अपने घर की तरफ चल दिया। हाईवे से कटकर एक कच्चा रास्ता था जो उसके घर जाने के लिए शॉर्टकट का काम करता था। नील उस रास्ते से दिन में बहुत बार गया था, पर इतनी रात में कभी नहीं गया था। इतनी रात में तो वो सड़क और भी सुनसान थी। फिर भी उसने उस रास्ते की तरफ अपनी गाड़ी मोड़ ली और चल पड़ा अपने घर की ओर। लेकिन अंदर ही अंदर ये बात भी उसे खाई जा रही थी कि अगर इस रास्ते पर चोर या डाकू मिल गए तो क्या होगा। फिर वो खुद को दिलासा देता है कि इतनी सुनसान रास्ते पर कोई जानवर भी नजर नहीं आ रहा, तो इंसान क्यों ही होगा। वो रास्ता आगे चलकर बहुत ही सर्पीला हो जाता था और साथ ही साथ
वो सर्पीला रास्ता एक जंगल के बीच से निकलता था। हालांकि जंगल बहुत घना नहीं था, तो नील आराम से बाइक चलाते हुए जा रहा था। रात काफी हो जाने के कारण हेडलाइट की रोशनी जहां तक पहुंच रही थी वही जगह साफ दिखाई दे रही थी। तभी उस सुनसान सड़क पर एक आदमी तेजी से ओवरटेक करते हुए नील को आगे निकला। नील ने देखा एक आदमी और उसके पीछे एक औरत बैठी हुई थी, जो कि शायद पति पत्नी थे। उस बाइक पर जा रहे थे। बाइक पर बैठी उस औरत का पल्लू बाइक के पिछले टायर के पास पहुंच गया था। नील ने सोचा कि अगर उनको खबर नहीं की तो कोई बड़ा हादसा हो सकता है। ये सोचकर नील ने अपनी रफ्तार बढ़ाई और उस औरत को अपना पल्लू ठीक करने को कहा। उसने बाइक की रोशनी में देखा कि उस औरत का चेहरा उसके बालों से पूरी तरह से ढका हुआ था। उसका चेहरा साफ नजर नहीं आ रहा था। उसके बाद नील ने अपने बाइक की रफ्तार बढ़ाई और उन्हें ओवरटेक करके आगे निकल गया। कुछ देर बाद वो आदमी नील को फिर से ओवरटेक करता है। नील उसे रास्ता देते वक्त उसकी बाइक की ओर देखता है, तो जो औरत पीछे बैठी थी अब वो वहां नहीं थी। वो बहुत चौंक गया और सोचा वो औरत अचानक कहाँ गई, कहीं रास्ते में गिर तो नहीं गई, क्योंकि आजकल ऐसी घटनाएं बहुत आम थीं। आए दिन ऐसी घटनाएं अखबारों और सोशल मीडिया पर आती रहती हैं और कई बार इसमें मौत भी हो जाती है। उसने बाइक की रफ्तार बढ़ाकर उस बाइक वाले से पूछा, भाई साहब, वो आपके साथ जो औरत पीछे बैठी थी वो कहाँ गई? ये सुनकर बाइक वाला चौंक गया। उस बाइक वाले ने नील की बातें सुनकर अपनी बाइक साइड में रोकी और पीछे मुड़कर देखने लगा। उसके माथे पर पसीना साफ नजर आ रहा था। वो बहुत डर गया था। उसने लड़खड़ाती हुई आवाज में पूछा, कौन सी औरत? मैं तो अपने ऑफिस के शिफ्ट पूरा करके अकेले ही घर जा रहा हूं और मैंने किसी को लिफ्ट भी नहीं दी। ये सुन के नील के होश उड़ गए। वो समझ नहीं पा रहा था कि उसके साथ अभी अभी क्या हुआ। दूसरा बाइक पर बैठा आदमी भी बहुत डर गया और पसीना पसीना हो गया था। दोनों को समझ नहीं आ रहा था कि क्या हुआ। फिर दोनों ने साहस करके पीछे मुड़ के देखा तो पीछे सड़क बिल्कुल सुनसान थी और डरावनी लग रही थी। अचानक उन्हें पीछे से किसी के चलने की आवाज सुनाई दी। दोनों ने फिर मुड़ के देखा तो कुछ धुंधला सा किसी औरत की परछाई जैसा नजर आ रहा था। दोनों के रोंगटे खड़े हो गए और तभी उस दूसरे आदमी के फोन की घंटी बजी और दोनों के एक पल के लिए डर के मारे चीख पड़े। उस व्यक्ति ने फोन देखा तो उसकी माँ का फोन आ रहा था, जो उसके घर पहुंचने के बारे में जानना चाहती थी कि आखिर वो घर कब तक आएगा। फोन काटने के बाद दोनों ने देखा कि अब पीछे कोई परछाई नहीं थी। दोनों ने फटाफट अपनी गाड़ी स्टार्ट की और तेज रफ्तार से अपने अपने घर की ओर चल दिए। रात के लगभग 2 बजे के आसपास नील अपने फ्लैट पर पहुंचा। कपड़े बदलने के बाद और उस डरावने अनुभव के बाद वो अपने बिस्तर पर सोने को चल दिया। बिस्तर पर लेटने के बाद उसे नींद नहीं आ रही थी। वो बार बार यही सोचता कि आज जो हुआ क्या वो सच था और क्या जो उसने देखा वो सच था। उसने आज से पहले कभी ऐसा अनुभव नहीं किया था। नील सोने की कोशिश करता, लेकिन उसकी आंखों के सामने उस औरत का बालों से ढका चेहरा ही नजर आ जाता। बाहर हवाएं भी तेज थी, जिसके कारण रूम की खिड़की बहुत तेज हिल रही थी। खिड़की के पर्दों को हिलता देख नील को उस औरत की लाल रंग की साड़ी याद आ जाती थी। नील उठा और उसने खिड़की बंद कर दी और वापस बेड की तरफ मुड़ा। तभी उसने अपने सामने वो बाइक वाली औरत को अपने बेड के बगल में बैठा दिखा। वो बिल्कुल डर गया और चीख उठा। तभी वो औरत नील के ऊपर अपने बड़े बड़े नाखूनों से हमला करने लगी, मगर तभी वो जोर जोर से हनुमान चालीसा का पाठ करने लगा और इस तरह से उस रात नील की जान बच गई। मगर ये सब क्या था, यह आज तक नील को पता नहीं चल पाया। तो दोस्तों,
ये थी आज की कहानी। काम से मैं एक सेल्समैन हूँ, या यूं कहें तो भटकता हुआ एक इंसान हूँ, क्योंकि सेल्समैन का काम ही ऐसा होता है, जिंदगी भर यहाँ वहाँ ऑर्डर की तलाश में भटकते रहना। उस दिन भी मैं घर से ऑर्डर की तलाश में ही निकला था, मगर लोकल में नहीं, कहीं दूर जाने के लिए। उस दिन मेरा टारगेट था सीतारामपुर, तो मैं ट्रेन पकड़कर सीधे सीतारामपुर पहुंच गया। सीतारामपुर मेरे यहाँ से लगभग 150 किलोमीटर दूर होगा। हालांकि वो एरिया थोड़ा ऑफ पड़ता है, पता नहीं क्यों मुझे वहाँ जाने का ऑर्डर मिला। खैर, वहाँ पहुंचकर मेरा काम शुरू हो गया। जैसा मैंने सोचा था हुआ ठीक उसका उल्टा। यहाँ दुकानें कम ज़रूर थीं, मगर फिर भी मुझे काफ़ी अच्छे खासे ऑर्डर मिल रहे थे। मैंने सोचा थोड़ा और आगे चला जाए, और इस तरह से मेरा काम चलता रहा। ऐसे ही ऑर्डर लेते लेते कब दिन ढल गया पता ही नहीं चला। काम करने में मुझे उस दिन काफ़ी मज़ा आ रहा था, क्योंकि उस दिन सच में काम हो रहा था, वरना बाकी दिन तो बस मैं ऐसे ही भटकता रहता हूँ। अब तक अंधेरा हो चुका था, पर क्योंकि मुझे ऑर्डर मिल ही रहे थे तो मैं भी रुका नहीं। इसी तरह कब रात के 8 बज गए पता ही नहीं चला। आखिरकार जब मुझे लगा कि अब बस हो गया, अब घर चलना चाहिए, तो मैं उल्टे पांव स्टेशन की तरफ निकल पड़ा। स्टेशन पहुंचकर जब मैं टिकट काउंटर पर गया और अपने स्टेशन की टिकट के लिए पूछा, तो वहां बैठे कर्मचारी ने कहा, पर सर अब तो कोई ट्रेन नहीं है हसनगढ़ के लिए। मैं चौंक गया कि भला अभी वक्त ही क्या हुआ है जो ट्रेन नहीं है। मैंने कंफर्म करने के लिए उस कर्मचारी से दोबारा पूछा, क्या कोई ट्रेन नहीं है? इस पर उसने अपना सिर हाँ में हिलाया। मैं चिंता में पड़ गया कि अब घर कैसे जाया जाएगा। अब तक तो आखिरी बस भी चली गई होगी। निराश होकर मैं स्टेशन पर लगे एक बेंच पर बैठ गया। वो स्टेशन इतना छोटा था कि अभी से ही स्टेशन पर कोई नजर नहीं आ रहा था। पूरा का पूरा स्टेशन वीरान पड़ा था। मैंने निराश मन से अपने जेब से मोबाइल निकाला और घर पर फोन करके पूरा मामला बता दिया। घर वालों ने हिदायत दी कि आज की रात मैं किसी होटल में कमरा लेकर रह जाऊं और कल सुबह आराम से घर आऊं। हालांकि मेरा मन तो नहीं था, मगर अब कोई चारा नहीं है। ऐसे स्टेशन पर अगर रात गुजारने जाऊंगा तो पता नहीं कल सुबह तक जिंदा बच भी पाऊंगा या नहीं, क्योंकि ठंड काफी ज्यादा थी। ऊपर से सर पर छत ना होने की वजह से ओस गिर रही थी। खैर, मैं अपनी जगह से उठा और स्टेशन से बाहर की तरफ जा ही रहा था कि तभी पीछे से एक आवाज आई, अरे सुनील, तू यहाँ पर? मैं पीछे पलटा तो पीछे मेरा दोस्त राकेश खड़ा था। राकेश रेलवे में काम करता है और हमारे ही गांव का है, जिस पर मैंने राकेश को कहा, अरे यार, मैं तो यहाँ काम से आया था, पर तू यहाँ पर? इस पर राकेश बोला, मेरा तो यहीं पर ट्रांसफर हुआ है ना, मैं यहीं रहता हूँ। जिसके बाद मैंने राकेश को अपनी सारी दुविधा बताई। मेरी सारी कहानी सुन राकेश बोला, एक काम क्यों नहीं करता, तू मेरे साथ चल, मेरे क्वार्टर में ही आज की रात रह जाना। हालांकि राकेश का सुझाव बुरा नहीं था, जिस वजह से मैं उसकी बात मान गया। राकेश की ड्यूटी खत्म हो चुकी थी, तो हम लोग साथ में ही उसके क्वार्टर की तरफ आगे बढ़ने लगे। अब तक रात के 9:30 बज चुके थे। ठंड अपनी इंतहा को पार कर चुकी थी और तब भी हर पल बढ़ती ही जा रही थी। जैसा कि मैंने बताया कि वो एक ऑफ एरिया था, जिस वजह से रास्ते पर हम दोनों के अलावा मुझे एक भी आदमी नजर नहीं आ रहा था। खैर,
रेलवे स्टेशन से उसका क्वार्टर ज्यादा दूर नहीं था, तो कुछ देर पैदल चलने पर ही हम लोग ठीक राकेश के क्वार्टर के सामने खड़े थे। वो घर ज्यादा बड़ा नहीं था, मगर एक अकेले आदमी के लिए काफी था। राकेश ने घर का ताला खोला और हम लोग अंदर दाखिल हुए। तभी राकेश बोला, कुछ खाएगा? इस पर मैंने मना कर दिया, मगर राकेश काफी जिद्दी था। मेरे घर पर पहली बार आया है ऐसा बोलकर उसने मुझे खाने के लिए राजी करवा लिया। मैंने भी ज्यादा नानुकुर नहीं किया, क्योंकि भूख मुझे भी लगी थी। जिसके बाद हमने मिलकर खाना बनाया और खाने लगे। इसी दौरान हमारे बीच मामूली बातचीत शुरू हुई। राकेश अपने घर की बात कर रहा था और मैं अपने घर की। खाना पीना हो जाने के बाद हम लोग सोने की तैयारी में लग गए। चूंकि राकेश के घर पर एक ही सिंगल बेड का पलंग था, इसलिए वो नीचे सो गया और मुझे पलंग पर सोने के लिए बोला। हालांकि मैंने उससे कहा भी कि मैं नीचे आराम से सो जाऊंगा, पर वो नहीं माना। खैर, चूंकि मैं काफी थका हुआ था, जिस वजह से तुरंत ही मेरी आंख लगने लगी। अभी मैं लेटा हुआ ही था कि तभी राकेश बोला, सुनील, रात को अगर बाथरूम जाना हो तो मुझे उठाना, क्योंकि घर में बाथरूम नहीं है, मुझे उठाना जरूर। इस पर अच्छा ठीक है बोलकर मैंने वापस अपनी आंखें बंद कर ली, जिसके बाद मैं कब नींद के आगोश में चला गया, मुझे कुछ याद नहीं। पता नहीं कितनी देर बाद, मगर जब मेरी आंख खुली तो मुझे जोर से बाथरूम आया था। मैं बिस्तर पर उठकर बैठा, निगाहें घड़ी पर डाली तो समय हो रहा था रात के 1:45 बजे का। मैंने राकेश की ओर देखा तो वो कंबल लपेटकर सोया हुआ था। मैंने सोचा जरा सा बाहर जाने के लिए राकेश को क्या उठाना, अकेले ही चला जाता हूँ। लिहाजा मैं पलंग पर से उतरकर दबे पैर दरवाजे की ओर गया और दरवाजा खोलकर बाहर निकल गया। बाहर निकलते ही मेरा स्वागत एक तेज ठंडी हवा के झोंके से हुआ। मेरा पूरा शरीर सिहर उठा। खैर, बाथरूम घर के थोड़ी दूरी पर बाउंड्री वॉल के पास था, लिहाजा मैं चलते हुए बाथरूम की ओर जाने लगा। मैं चलकर बाथरूम के पास पहुंचा और अंदर चला गया। थोड़ी देर बाद मैं बाथरूम से बाहर निकला और वापस घर की ओर मुड़ने जा ही रहा था कि तभी मेरी नजर पास के बाउंड्री वॉल पर बैठे एक बच्चे पर गई। वो दूसरी तरफ मुंह करके बैठा था, जिस वजह से मैं उसका चेहरा नहीं देख पा रहा था, मगर पीछे से तो वो कोई बच्चा ही लग रहा था। तभी मैंने उस बच्चे को आवाज दिया, हे छोटू, उतरो, ये बैठने की जगह है क्या? चलो भागो। मगर इस पर उस बच्चे ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दिखाई। मैंने दोबारा कहा, बच्चे, सुनाई नहीं देता क्या? भागो यहां से। इस बार मेरे इतना कहते ही वो बच्चा मेरी ओर पलटा तो उसका चेहरा देख मेरे होश उड़ गए। उसका चेहरा पूरा सड़ा हुआ था। उसकी आंखों की जगह 2 काली पुतलियां थी। इतने में ही उस बच्चे ने अपना बड़ा सा मुंह खोल दिया। उसकी जबान काफी लंबी और बाहर लटकी हुई थी। मैं समझ गया कि ये कोई इंसान नहीं बल्कि कुछ और ही है। लिहाजा मैंने तुरंत घर की तरफ दौड़ लगा दी। घर में घुसकर मैंने राकेश को जगाया और उसे पूरी बात बता दी, जिस पर राकेश बोला, मैंने तुझे कहा था मुझे उठाना, तू जानता नहीं, उस बाउंड्री के पीछे कब्रिस्तान है, वहां आत्माएं भटकती है। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो मैं आपका दोस्त आर्यन जल्द ही मिलूंगा आपसे ऐसी ही एक कहानी के साथ।